हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें मैं आपको पाइथन के 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बूस्ट हो जाएगा। कोड को अच्छे तरीके से लिख पाओगे, आप छोटा कोड लिखोगे और एफिशिएंट कोड लिखोगे। और हर ट्रिक के साथ एक प्रॉब्लम को सोल्व किया है जिससे आपको उस कोडिंग कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। टिप नंबर 1, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना है आपस में, आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, और मैं आपको कहूँ कि आपको b की वैल्यू a में डालनी है और a की वैल्यू b में डालनी है, तो आप इसको कैसे करोगे? मुझे पता है आपके पास कुछ आइडियाज़ हो गए, उनमें से कुछ मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। उसमें से आप पहले इस तरीके से करोगे। इसमें आपने क्या किया होगा कि आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिया होगा, बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप बिना टेम्परेरी वेरिएबल के करो तो आप दूसरा कोड लिखोगे, वो भी कुछ ऐसा होगा। तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जिससे आपका रिजल्ट तो आ गया। अब आप देखो आपने दोनों कोड में कितना कुछ लिखा, उसमें टेम्परेरी वेरिएबल लिखा, फिर उसे दूसरे में स्टोर करवाया, मुझे कितना कुछ करना पड़ा, कितने स्टेप का था। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको एक लाइन में कर सकते हो तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। तो इसमें फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग, जो कि अगर तो आपको काफ़ी टाइम हो गया पाइथन करते हो तो आपको तो पता ही होगा, आपको वैसे पता ही, आप यूज़ करते हो, बट आपको इन जनरल कभी किसी ने बताया नहीं इसको कहते क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें आपको ना तो कोई तीसरा वेरिएबल लेना पड़ा, ना ही आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़े, ना ही कोई फंक्शन का यूज़ करना पड़ा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है a कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, तो इसमें हो क्या रहा है, ये चीज़ हो कैसे रही है? तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है टपल एंड पैकिंग का, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स होते हैं हमारे, तो राइट हैंड साइड में हम जो भी वैल्यू देते हैं वो हमारी टपल फॉर्म करती है एक, तो उसे हमें अनपैक करके एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती है। जैसे राइट हैंड साइड में हमारा बी कोमा ए है, तो उसमें बी की वैल्यू 20 और ए की वैल्यू 10 है, वो एक टपल फॉर्म कर रही है। और दूसरी तरफ हमारा ए कोमा बी दो वेरिएबल्स है। अब ए वेरिएबल में टपल जो कि फर्स्ट वैल्यू है टपल की वो जाएगी 20 और सेकंड वेरिएबल में 10। और ट्रेडिशनल मेथड में हम देखें जहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल्स ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें हम पहले एक वैल्यू को दूसरे में स्टोर करवाते हैं, फिर उसको तीसरे में स्टोर करवाते हैं, ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट इसमें नहीं है, इसमें सिंगल एक लाइन में हो जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस जैसे कि हम फंक्शन में भी रिटर्न करवाते हैं वैल्यू, तो इसी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर 1। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2, अगर आप कोई डिक्शनरी में से की दे के वैल्यू रिट्रीव करा रहे हो, बट वो जो की आप दे रहे हो वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? कोई एरर आएगा। बट आप चाहते हैं कि एरर ना आए, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए, या अगर की प्रेजेंट नहीं है तो कोई 0 आ जाए, 1 आ जाए। ऐसा करने के लिए आप कुछ ऐसा कोड लिखोगे। अब इस केस में क्या है कि अगर आपकी की जो कि सी है वो अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इसमें हमने क्या लगाया, इफ़ एल्स, एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। ऐसे जैसे अगर की मैं यहाँ पे ए देता हूँ तो हमारा 1 आ जाएगा, अगर मैं कोई और वैल्यू दूँ, आई देता हूँ, तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें हमारी 0 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन गई, ठीक है। कि अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो ये वैल्यू आएगी। बट अगर इस कोड को हम सिंगल लाइन में करना चाहें तो इसके लिए भी पाइथन में एक फंक्शन है, तो वो सिंपल सा फंक्शन है। अब इस कोड में हमने क्या किया, अब इस कोड में हमने सिंपली माई डिक्ट डॉट गेट फंक्शन का यूज़ किया है, जो क्या करता है, ये फंक्शन एक की लेता है और दूसरी जगह पे हमने जो ज़ीरो लिखा हुआ है वो हमारा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कि हमने इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि अगर गिवन की हमारी प्रेजेंट होगी डिक्शनरी में तो हमारी वैल्यू आ जाएगी उस की, अगर वो नहीं प्रेजेंट होगी तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है वो आ जाएगी। जैसे इस केस में हमारा सी है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 सेट की थी, 0 आ गई। अगर इसे मैं 10 सेट कर दूँ तो 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ए लिखूँ तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि ए प्रेजेंट है डिक्शनरी में तो उसकी वैल्यू मिल गई। इस फंक्शन को यूज़ करके हम सिंगल लाइन में ऊपर वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो चलते हैं अब ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3, सपोज करो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए जैसे 1 1 2 2 3 3 4 5 5 और आपको पता लगाना है कि हर नंबर उस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। मीन्स कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप मैन्युअली कोई कोड लिखोगे तो वो काफ़ी लेंथी होगा। जैसे कि मैं आपको एक कोड लिख के बताता हूँ अभी, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। अब जैसे कि इस कोड में हमने क्या किया है कि आप देखोगे कि मैंने एक एलिमेंट काउंट करके एक डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है। तो डाटा इनपुट दिया है जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 5 5 और इस डाटा को अब मैं ट्रेड करवा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 1 आएगा। अगर हमारा 1 एलिमेंट काउंट जो हमारी डिक्शनरी है उसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं, तो वो चेक करेगा कि नंबर की, इस नंबर की जो मैं ट्रेड करवा रहा हूँ जैसे 1, इसकी कोई की एलिमेंट काउंट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसका नंबर बढ़ जाएगा। मीन्स कि जैसे हमारा 1 है तो 1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर वो नंबर एलिमेंट काउंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि एक नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में क्रिएट होगा। जैसे कि अगर 1 है तो 1 इसमें आएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, की 1 उसकी वैल्यू 1। और नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम नंबर रिपीट होगा, जैसे सेकंड टाइम 1 आएगा, तो एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी हमारी, इफ़ वाली कंडीशन चलेगी। और क्योंकि पहले वैल्यू हमारी 1 थी तो उसमें 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे करके हम पूरे कोड को चला सकते हैं और इसको काउंट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। बट इस कोड को हम रिड्यूस करके एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। उसे लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कलेक्शंस में से इंपोर्ट करवाना है अपना काउंटर, जो कि सेम काम करेगा बट आपको एक लाइन का ही कोड लिखना पड़ेगा। तो कलेक्शंस में से काउंटर को इंपोर्ट करवाया, डाटा ऊपर वाला ले लेते हैं। तो सेम ही आउटपुट मिल गया, 1 हमारा 2 बार आ रहा है, 2 हमारा 2 बार आ रहा है, 3 हमारा 2 बार आ रहा है, 5 हमारा 2 बार आ रहा है, 4 हमारा 1 बार आ रहा है। तो सेम आउटपुट हमें इसमें मिल गया। और सिर्फ नंबर ही नहीं, आप कोई वर्ड जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो, तो वर्ड भी काउंट करेगा कि कोई वर्ड कितनी बार आ रहा है। तो ऊपर वाला पूरा कोड आप एक लाइन में नीचे कर सकते हो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अपने कोड को रिड्यूस करना चाहते हो। तो चलते हैं फिर ट्रिक नंबर 4 पे। तो ट्रिक नंबर 4 हमारी कुछ ऐसी है कि आपके कोड में से एक लाइन को कम कर देगी, बस इसी काम के लिए है। ये एक ट्रिक नहीं है, ये एक टिप ही है मेरी तरफ से कि आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं वॉल्रस ऑपरेटर। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ लगेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, तो इस केस में क्या हुआ कि हमने एक n लिया जिसकी वैल्यू 5 है, उसके बाद हमने चेक करवाया कि n 10 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर 10 से ग्रेटर है तो हमें उसका स्क्वायर मिल जाएगा, अगर नहीं है तो उस केस में हमारा एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि आप n इक्वल टू 5 वाले स्टेप को रिड्यूस कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वोल्रस ऑपरेटर। जैसे कि, तो इसमें हम एक लाइन रिड्यूस करते हैं हमारी, जैसे ये कोड हमारा रन हो गया तो इसमें हमने n अलग से हमारा नहीं ऊपर लिखा, ना ही उसमें कोई वैल्यू साइन कराई। हम जब कंडीशन रन कर रहे हैं उसी के दौरान n को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू को इनपुट दे रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। जैसे n कोलन इक्वल टू 5 लिखेंगे तो n उसमें वैल्यू 5 वैल्यू n में साइन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा वोल्रस ऑपरेटर का काम है। जैसे अभी मैं इसकी जगह 11 लिखता हूँ तो 121 हमारा आ गया, कि n की वैल्यू सेम टाइम पे साइन भी हो रही है और सेम टाइम में यूज़ भी हो रही है। यही हमारा वोल्रस ऑपरेटर का काम है कि आप जितने भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हो, अगर आप अलग से जाके नहीं करना चाहते हो और आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हो, तो आप उसे जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो उसी जगह पे उसी टाइम हमारा डिक्लेयर कर दो, तो साइन कर दो वैल्यू उसकी, तो वो हो जाएगा। तो चलते हैं फिर आगे ट्रिक नंबर 5 पे। अब ट्रिक नंबर 5 में मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपकी डिक्शनरीज के साथ काम करने में हेल्प करेगी। जैसे कि आप जब डिक्शनरीज यूज़ करते हो तो आप उसमें कोई ऐसी वैल्यू, जैसे की है हमारी, ऐसी की जो एग्जिस्ट नहीं करती,
उसको असेस करने या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो तो आपको एरर आता है जो कि की एरर होता है। तो ऐसे केस में आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूशन बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको कोई भी मॉडिफाई या एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है की के साथ, तो उसे सोल्व करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट डिक्ट हमारी क्लास है जो कि आपको कलेक्शंस में मिलेगी, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक कोड लिखता हूँ, आपको वो कोड समझाता हूँ, फिर उसी कोड को मैं डिफ़ॉल्ट डिक्ट के साथ लिखूँगा, तो फिर आपको समझ आएगा कि कैसे डिफ़ॉल्ट डिक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी डिक्शनरीज के एरर को सोल्व करने के लिए। तो कोड ये है हमारा। हाँ, तो अब इस कोड में मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की जो कि एम्प्टी है अभी। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें एप्पल और बनाना, फ्रूट्स वाली एक लिस्ट है, उसमें एप्पल और बनाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इटरेट कर रहा हूँ और फ्रूट इन फ्रूट्स, मतलब कि फ्रूट्स वाली लिस्ट में मैं इटरेट कर रहा हूँ और मैं वेरिएबल के तौर पे फ्रूट को यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरी पहली कंडीशन में क्या है कि इफ़ फ्रूट्स इन माई डिक्ट, अगर फ्रूट्स वाली की मेरी माई डिक्ट डिक्शनरी में अवेलेबल होगी तो क्या होगा कि उसमें मैं वैल्यू पेंड कर दूंगा। जैसे फ्रूट्स वाली की अगर मेरी इसमें एग्जिस्ट करेगी माई डिक्ट में, तो मैं क्या करूँगा कि जो भी फ्रूट इटरेट हो रहा है आ रहा है उसे मैं क्या कर दूंगा, उसमें पेंड कर दूंगा। बट इसमें अगर ये वाली कंडीशन गलत हुई तो फिर एल्स वाली कंडीशन रन होगी, और एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा कि हमने फ्रूट्स दिया और फ्रूट्स की वैल्यू जो हमने सेट कर दी लिस्ट में फ्रूट, मीन्स कि फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, एप्पल। तो इसमें क्या आ जाएगा, एप्पल, मतलब कि एक लिस्ट बनेगी जिसमें एप्पल होगा, वो हमारी डिक्शनरी में फ्रूट्स की वैल्यू मानी जाएगी। अगर अब दूसरी इटरेशन रन होगी जब इसकी, फिर से अब बनाना आएगा, क्योंकि अब फ्रूट वाली माई डिक्ट में एग्जिस्ट कर रही है, फ्रूट की हमारी माई डिक्ट में, फ्रूट्स की माई डिक्ट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन रन होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली कंडीशन रन होगी, क्योंकि पिछली इटरेशन में क्या था कि ये वाली हमारी एक लिस्ट बन गई थी। तो वो क्या करेगा कि इस की को लगा के उसको जो लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट में पेंड करवाएगा करंट फ्रूट को। अब इसी कोड को मैं डिफॉल्ट डिक्ट के साथ लिखूंगा। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, मैंने ऊपर वाला जो पूरा कोड लिखा था, ये वाला जो पूरा कोड लिखा था, उसी सेम कोड को इसमें अब मैंने क्या किया कि कलेक्शंस में से डिफॉल्ट डिक्ट को इंपोर्ट करवाया। तो उसे इंपोर्ट करवाने के बाद अब मैंने उसको बताया कि मैं डिफॉल्ट डिक्ट जो यूज करने जा रहा हूँ उसमें की जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, मीन्स कि मैं उसे लिस्ट में स्टोर करवाना चाहता हूँ, किस सेट में स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब मैं लिस्ट में स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रूट्स वाला फिर लिस्ट तैयार की। अब मैंने ट्रेड करवाया, अब उसमें मैंने क्या किया कि माई डिक्ट फ्रूट्स एक की मैंने दी। अब अगर तो वो की एग्जिस्ट करेगी उसमें तो वैल्यू पेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऊपर ये दिया हुआ है ना, तो उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर वो नहीं करती तो एक नई की के साथ उसमें लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इस कोड में देखो कि मैंने जो ऊपर सारा काम किया था ये वाला, वो सारा काम इसी में रिपीट हो गया। ये मतलब इतना जो मैंने कोड लिखा था, अब वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सारा काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट डिक्ट लगाया है और उसके साथ एक लिस्ट लगा दिया मैंने। वो मैंने पहले बता दिया कि मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, कि अगर यहाँ पे मैं अगर सेट कर देता तो मेरी जो वैल्यू है वो सेट में स्टोर होती। बट सेट किया, अब इसमें सेट में क्या होता है कि हमारा पेंड नहीं काम करता, ऐड काम करता है, तो इसमें मैं ऐड लगा देता हूँ। हाँ, तो अब देखो कि जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है मेरी वो सेट में स्टोर हो रही है। उसी तरह पहले क्या हो रहा था, लिस्ट में स्टोर हो रही थी, ये देखो। तो मीन्स कि अगर आपको कोई भी की अपनी डिक्शनरी में आप एक्सेस या मॉडिफाई करना चाहते हो और एरर्स को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट डिक्ट का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मेथड है ये। और अगर आप पाइथन में आगे आगे कोड कर ही रहे हो तो आपको ऐसी काफ़ी ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने कोड को रिड्यूस करने के लिए, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिख सको। और आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। और इसके बाद अब चलते हैं ट्रिक नंबर 6 पे, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है, अभी बताता हूँ आपको। तो ट्रिक नंबर 6 में हम देखेंगे कि हम पार्शियल फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो पाइथन में और उसमें कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हो और आप चाहते हो कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स को हम फिक्स करके एक नया फंक्शन क्रिएट करें, तो उस केस में हम पार्शियल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पार्शियल फंक्शंस हमारी कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है और इसका यूज़ करके आप कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी,
तो इस कोड में देखो मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है जो कि x की कोई भी पावर होगी उसका हमें रिज़ल्ट देगा। जैसे स्क्वायर निकाला हमने 5 की पावर 2 है तो स्क्वायर आ गया, क्यूब निकाला 5 की पावर 3 है तो क्यूब आ गया। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या है कि हमें बार बार वैल्यूज हमारी देनी पड़ रही है। जैसे अगर मैं रन करूँ इसमें पावर 7 की पावर 2, तो बट मैं हर बार 2 को यूज़ करूँगा इसमें, तो 2 मेरा बार बार लिखना फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें पार्शियल फंक्शन लगा के 2 की वैल्यू को फिक्स कर सकता हूँ और एक नया फंक्शन बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको लिख के बताऊँ, जैसे स्क्वायर के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने पार्शियल को इम्पोर्ट करवा लिया। मैं पार्शियल को यूज़ करके एक स्क्वायर के लिए फंक्शन बनाऊँगा। तो सबसे पहले फंक्शन पास करवाऊँगा और उसके बाद उसके बाद मैं वैल्यू पास कराऊंगा जिसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक्सपोनेंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया और एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। स्क्वायर अब हमारा नया फंक्शन है। अब इसमें कोई भी वैल्यू दूंगा मैं, उसका मुझे स्क्वायर मिलेगा। इसमें हुआ क्या कि एक नया फंक्शन बन गया। अब मुझे बार बार 2 देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि अगर मैं इसी जगह पे लिख देता 2 और मैं ऊपर से एक्सपोनेंट हटा देता, तो इस केस में क्या होता कि अगर आपको 3 के लिए करना होता तो आपको फिर ये वाला सारा कोड कॉपी करके एक नया फंक्शन बनाते और उसमें 2 की जगह 3 लिखते। बट इस केस में क्या है कि सिर्फ इस लाइन को कॉपी करो, पेस्ट करो, आपका एक और फंक्शन बन गया। मतलब कि आप नए फंक्शन क्रिएट कर सकते हो कोई भी आर्गुमेंट को फिक्स करके, और स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी बना सकते हो। ये हमारा मेन किस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकें, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो चलते हैं फिर ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 हमारी बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, एक टिप है कोड को लिखने की, रीडेबल बनाने के लिए। जैसे कि आप अगर कोई नंबर लिखते हो जिसके पीछे आप 0 लगा रहे हो, जैसे मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको, num इक्वल टू 10000000, कितने सारे नंबर लिख दिए मैंने, प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं है कितने ज़ीरो है और किस सीक्वेंस में है। अगर इसे मैं रीडेबल बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा। अब आपको पता है कि कितने ज़ीरो लगे हुए हैं। आप अब देख सकते हो कि 3 0 3 0 3 0 2 0। कोड को रीडेबल बनाना है, सिंपल छोटी सी ट्रिक है, और इसको आप रन करोगे रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बट आपके एंड पे, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये इस वीडियो की लास्ट ट्रिक थी। साथ की साथ ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है, आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके देखो से, कोडिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, आप कोई भी ऐसे फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो आप पहले उसके बेसिक्स को ज़रूर समझना। मतलब कि आप कोड फंक्शन के बैकएंड में क्या काम कर रहा है, बेसिक नॉलेज उसकी जरूर रखना, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारी पाइथन कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने जितने भी पाइथन लवर दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही मैं काफ़ी वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप मीनिंग एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना चाहते हो हैकर रैंक वाली, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ पाइथन।